ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रियल इंटरटेनमेंट चैनल से लिया गया है। इनका चैनल हमेशा अच्छे वीडियोस लेके आता है। ये वहाँ पर हर तरह के हर तबके के लोगों से मिलते हैं और उनकी राय लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में इन्होंने क्या पूछा है। इनके प्रश्न हमेशा ही अच्छे होते हैं और लोगों की राय भी बहुत ही ज़मीनी स्तर के होते हैं। वीडियो के अंत में हम अपनी राय देंगे। जबकि जितने भी हमारे दरवाजे हैं वो तो बजाते खुद हम बंद करते जा रहे हैं ना। हमारी गलती है या किसी की गलती है? देखिए, हमारी कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी की। मुझे आप बताइए कि आप चाइना के साथ हैं या यूएस के साथ हैं, आप यूक्रेन के साथ हैं या रशिया के साथ हैं। इधर से कहते हैं मैं यूक्रेन के साथ हूं, उधर से आप रशिया की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रशिया की दावत पे जा रहे हैं आप। इधर से कहते हैं मैं रशिया के साथ हूं, इधर से बयान देते हैं यूक्रेन के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको मैं सपोर्ट करता हूं, जो पीस है, पीस का जो प्रोसेस है उसको मैं सपोर्ट करता हूं। आपकी कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, और जब तक वो नहीं होगी कोई भी डेवलप्ड नेशन आपको अपना यार बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। ठीक है, इंडिया की बात करें, उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनकी अगर बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं बड़ा आप एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते। कुछ लोग इंडिया के बारे में बात करें तो वो ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो मजबूर है उनके साथ रिलेशन बनाने। आबादी का भी कोई कंसर्न है? नहीं, देखिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉपुलेशन का। अगर सऊदी अरब की पॉपुलेशन कंपेयर की जाए इंडिया के साथ तो सऊदी अरब की कितनी पॉपुलेशन है एज कम्पेयर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ताइवान की कर ली जाए, जापान की पॉपुलेशन कंपेयर कर ली जाए, उसके बाद जो है ना गल्फ कंट्रीज में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कर ली जाए, बहरीन की कर ली जाए, जितने भी कंट्रीज हैं उनका रिलेशन कभी भी पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होता। हमेशा डिप्लोमेटिक टर्म्स जो हैं वो इकोनॉमी पे बेस करते हैं, अच्छा डिप्लोमेटिक प्रोसेस पे बेस करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस करते हैं और अलायंस पे बेस करते हैं। हमारा कोई अलायंस नहीं है इस वक्त। हम जो है ना से फायदा नजर आता है हमारा वही अलायंस। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, जब 19 चाइना का कहा जाता है अलायंस है हमारा। मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ उसके बाद हम आते हैं। जब 1950 में हम लोग आए हैं, पाकिस्तान आज़ाद होकर 1950 में आया, तो सबसे पहले पाकिस्तान को जो इनविटेशन आया वो रशिया से आया है। ठीक है। रशिया ने कहा आप आए, हमें विजिट करें। लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्होंने कहा हम रशिया के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते, हम अपने टर्म्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डेवलप करना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बाद में लेटर हमें आया इन्विटेशन का। तो लियाकत अली खान साहब ने क्या किया, उसको क्लियर कट जवाब दे दिया कि मैं आपकी मीटिंग या आपकी समिट में नहीं आ सकता, मैं यूएसए में जा रहा हूँ। उसने जाके उसके साथ सॉलिड बॉन्ड बनाए और उसके बाद आपको पता है कि जो इकोनॉमी थी हमारी वो लियाकत अली खान साहब के टाइम में 1958 तक मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ जीडीपी थी हमारी। 9.5 जीडीपी का ग्रोथ रेट था। आज आई थिंक 4 के अराउंड नहीं 5.97% है। 5.9 के अराउंड है। मुझे ये बताएं, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो नॉलेज है, उसके मुताबिक इंडिया की पॉलिसीज़ की बात की जाए, इंडिया की मतलब ओवरऑल बात की जाए, ऐसी क्या वजह? देखें 1947 से लेकर अगर 1980s की बात की जाए, इवन 90s तक की बात की जाए, कोई खास डिफरेंस नहीं था। हम मतलब ऊपर नीचे कंपटीशन चल रहा था, ग्रोइंग की तरफ जा रहे थे हम। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अचानक इतना डिफरेंस क्यों आया? उनकी पॉलिसीज़ में क्या ऐसा चेंज आया? जी अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर रियासत के अंदर मार्शल लॉ लगता है ना, तो मार्शल लॉ आल्दो के रियासत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को वीक कर देता है या एबॉलिश कर देता है, उसी के साथ साथ वो एक कंट्री के अंदर एक स्ट्रेंथ भी देता है। आप अयूब खान का टाइम देख लीजिए, आपको पता है कि हमारी जो जीएनपी थी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो थी वो मैक्सिमम थी, 15% थी। उसके बाद हम जिया की बात करते हैं, सबसे मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट थी उसके बाद वो किसकी थी? जिया के टाइम में थी। उसके बाद जीडीपी की ग्रोथ रेट आप मुशर्रफ के टाइम को देख लीजिए, कोई कंपेरेबल नहीं है उसके साथ। ये हो गया हमारे पास डिक्टेटरशिप का एरा। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी ने ऐसा कोई हमारी जो मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसको तबाह करके रख दिया है। अब भी आप देख लीजिए, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ ना ही ट्रेड करने के लिए तैयार है, ना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और ना ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करने पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे कंट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, इवन जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज वो जा रहे हैं वापस। डेफिनेटली इसी तरह से हो रहा है। वही क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की क्या ऐसी पॉलिसी है आपके मुताबिक, जो आपने सर्च किया हो, आपके नॉलेज के मुताबिक क्या ऐसी चीज़ है हम भी अडॉप्ट करें, हम भी आगे बढ़े? देखिए, उनका एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है। किनका? इंडिया का। और पाकिस्तान का वीक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि 2018 के बाद अब तक मुझे बताइए कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा हो चलें ठीक है मैं नहीं चल सकती, इसको चलने देते हैं। तो ये तो आप 18 की बात कर रहे हैं, आप 1947 से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हम पीछे हिस्टोरिकली अगर जितनी बात करते जाएंगे हमें उतना रोना आएगा। लेकिन अभी हम 18 से अगर हम बात करते हैं तो किसी ने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए नहीं सोचा, मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं किया गया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया है, इकोनॉमी मजबूत नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की गई है पाकिस्तान के अंदर। सारी चीज़ें जो है ना एबॉलिश हो गई हैं। अब देख लीजिए, आप हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो सारी की सारी कम होती जा रही। हमारी गंदम अपनी थी, हम जो है ना इस बार 3 लाख टन जो है ना
हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर कंट्री थे, एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं, हमारा 62% पॉपुलेशन जो है ना वो डिपेंडेंट है इसके अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर। अब वही जो ज़राअत पे डिपेंडेंट है वो लोग जो है ना बाहर से गंदम मंगवाएंगे। सो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू डेवलप इन सच सर्कमस्टांसेस? कैसे पॉसिबल है ये? तो ये सोचने वाली बात है कैसे पॉसिबल। और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। जो इंडिया से, मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडिया से है, उनको एज ए यूथ, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हम रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? और हम मतलब ये है कि टॉपिक जो था वो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन आप एज ए पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए इंडियंस, देखिए एजुकेशन के हवाले से और लर्निंग के हवाले से इंडियंस बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और इवन के जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी में जितने भी सीईओज बैठे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडियंस ही हैं। आप ट्विटर को देख लीजिए, बाकी जितने भी आप गूगल के देख लीजिए आप। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक तो मैं उनकी इस मेहनत को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मेहनत चाहे कोई भी करे उसका समर उसको मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यू यूथ है वहाँ पे इंडियन की, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो एक पुराना ट्रेडिशन चल रहा था ना, दुश्मनी वाला, राइवलरी वाला, उसको किसी तरह से ख़त्म करके ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा की जाए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में ऐसे स्ट्रांग रिलेशन हो सकें कि हमें भी वो मौके मिल सकें जो हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ना वो मुयसर नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिल के एक ऐसा बाग और एक ऐसा बागीचा तामीर करें जिसकी खुशबू हम दोनों सूंघ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि देखिए नुकसान जब पाकिस्तान को होगा, नुकसान इंडिया को भी साथ ही होगा। हम हमसाए हैं। एक लहदा मैटर है, ज़्यादा किसको कम किसको नुकसान, तो दोनों को। अब अफगानिस्तान में जब जंग चली है नुकसान पाकिस्तान का भी हुआ है। तो लिहाजा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस हवाले से सोच को बदलें, मोहब्बत पैदा करें एक दूसरे के दरमियान में, और पाकिस्तानियों के साथ भी आप उसी तरह से मोहब्बत करें। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए भी सेम यही मैसेज है, आपके लिए भी डेफिनेटली, आपकी तरफ से भी यही होगा और मेरी तरफ से भी यही है कि जैसे इन्होंने इंडिया वालों को मैसेज दिया, मैं भी एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, अब सोच को बदलने का टाइम है। अब हमें एजुकेशन को के ऊपर गौर करना है, हमें दुश्मनी को ख़त्म करना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है। और ये कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान में? देखिए पाकिस्तान में मोहब्बत बढ़ाने का यही सोल्यूशन है, या तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर नहीं हो सकते डेवलप, तो हम स्टूडेंट्स जो है ना हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं। हम अपनी स्टडी में, रिसर्च में, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, हम अपने दोस्तों से, इंडियन दोस्तों से या पाकिस्तानी जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें। कोई नई चीज़ सामने आती है हम उसको शेयर करें ताकि हम सारे जो है ना एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के निकल सकें आगे और हम तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। ऐसे होंगे आपने रसिया का हाथ छुड़ाकर अमेरिका का पकड़ा, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का पकड़ा आपके ज़रिए, अब अमेरिका यूक्रेन का पकड़ रहा है, तो आप यूक्रेन और अफ़गानिस्तान एक खेमे में बैठ जाते हैं। जबकि पाकिस्तान का इंसानियत के लिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार और व्यवसाय के लिए भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए था, तभी जाकर के संतुलन बन पाता। आपकी बातों से लगा कि आप डिक्टेटरशिप के साथ हैं और डेमोक्रेसी के नुकसान आप जानते हैं। ये सही है कि अब डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे जो दांव-पेच थे सब ख़त्म हो चुके हैं और अब डेमोक्रेसी पैसे के दम से कभी यूक्रेन में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी इधर-उधर फेंकी जा रही है। अब ये फुटबॉल देखिए कब तक खेला जाता है और कब तक फाइनल मैच होता है। लेकिन किसी भी हालत में डेमोक्रेसी से बेहतर डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्टेटरशिप किसी एक व्यक्ति के हाथ में आएगी तो फिर आप उसका कंट्रोल उसके हाथ से लेने में पसीने छूट जाएंगे। आपने कहा कि हमें फिर से गुलदस्ते की तरह सज के रहना चाहिए, लेकिन बागीचे को उखाड़ के 3 गुलदस्ता बन गया। अब किसी से बदबू, किसी से खुशबू और कोई अच्छे से पेड़ पौधे और अलग अलग तनों के साथ आगे बढ़ रहा है तो तकलीफ़ हो रही है। एक साथ बढ़ना था, उस समय तो लोगों को बहुत तकलीफ़ थी कि हम 2 कौमी नज़रिया पर रहेंगे। क्या वो 2 कौमी नज़रिया मर चुका है? वो जस का तस जिंदा है। और अगर आप अच्छे भी हैं तो भी आप जैसे लोगों की संख्या कितनी है? जब बुराई आएगी तो आप अपने परिवार और अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनके साथ हो लीजिएगा। 2 कौमी नज़रिया उम्मा वर्ग जो है उसका घमंड है, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरा, आप लोगों का ये उम्मीद कि जिस कौम को आप गाली दे करके उनकी माँ बहन का और अपनी माँ बहन का आप दुर्दशा पूरा करके 3 गुलदस्ता बनाएं और आप फिर आज वो किस मुंह से बोलते हैं? अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो दोनों तरफ के लोगों को अपने सारे किए हुए पापों की माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे पोप जा कर के माफ़ी मांग रहे हैं सब जगह, तब जा कर के कोई समझौते पे बात हो सकती है। 2 कौमी नज़रिया तो हमेशा ज़िंदा रहा है और शायद ज़िंदा रहेगा जब तक एक्सट्रीमिस्ट, जिहादी और अधर्मी लोग धरती पर हैं। तो आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। जय हिंद।